वृक्ष कबहु ना फल बखै, नदी न संचय नीर, पर मारत के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। तो आइए इस दोहे के साथ आज की शुरुआत करते हैं, आज के नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान कक्षा 10 और इसमें अध्याय 2 अम्ल क्षारक लवण यानी एसिड्स बेसिस एंड साल्ट से हम लोग पढ़ रहे थे। और हमारा ख़त्म हो गया था जो अभी तक जो पिछले वीडियो हमने देखा था, NaCl को हमने पढ़ लिया था, इसका निर्माण देख लिया था। इसके बाद NaOH को देख लिया था, कास्टिक सोडा को देख लिया था। इसके बाद क्या देख लिया था? इसके बाद हमने देख लिया था धावन सोडा, धावन सोडा। ठीक है, इतना देख लिया था। अब 3 बाकी है, वह कौन कौन से हैं? तो एक है आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और अगला है आपका विरंजक चूर्ण, और अगला है इसके बाद बचा है आपका POP। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह आपको अब पढ़ना है। तो सबसे पहले जल्दी से दोहरा लेते हैं। कल जो हमने पढ़ा था NaCl कैसे बनता है, तो इसका निर्माण जो होता है, निर्माण होता है NaOH क्षारक और Cl अम्ल की परस्पर क्रिया कराने से। कौन सी क्रिया होती है? उदासीनीकरण। तो यहां से आपको पता है NaCl बना लेगा, यही है साधारण लवण या NaCl। ठीक है, और OH और H प्लस आयन मिलकर क्या बना लेते हैं? H2O। तो यह हमारा निर्माण हो गया था इस प्रकार से। अब बताइए NaOH का निर्माण कैसे हुआ था? इसका निर्माण हुआ था किसी के विलयन में, किसके विलयन में? जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हुआ था। तो बताइए कौन था? तो बताइए NaCl, इसी NaCl के जलीय विलयन में, के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यहाँ क्या थी, क्या प्रवाहित किए थे? विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या क्या बन गया था आपका? एक तो बना था, यहाँ से टूटा था आयन, आपको पता हो, याद हो तो H प्लस आयन टूट गया था, और यहाँ से क्या टूट गया था? OH माइनस। यहाँ से क्या टूटा था? Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ से क्रिया कर लिया, NaOH बना लिया था, याद है ना? तो NaOH, और यहाँ से क्या बन गया था? एक H2 गैस, एक Cl2 गैस, एक H2 और एक Cl2। आपको याद हो तो यह एनोड पे प्राप्त हुआ था, बाकी दोनों किस पे प्राप्त हुए थे? कैथोड। का उपयोग भी आप लिखे थे। ठीक है, तो इन दोनों के बाद आपने पढ़ा था धावन सोडा। धावन सोडा कई स्टेपों में था, तो उसको देखिए। धावन सोडा अगर शर्त बिना लगाए आ जाए तो क्या लिखेंगे? धावन सोडा। तो पहले इसका क्या होता है सूत्र? Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, सबसे पहले इसको लिख देंगे आप बेकिंग सोडा को गर्म करने पर। बेकिंग सोडा को क्या करने पर? NaHCO3। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे? बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यह क्या होता है? अपने भागों में विभक्त हो जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, जल बना लेता है, और यहाँ कार्बोनेट है तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2। यहाँ पे 2 लगा लेंगे, संतुलित भी हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका हो गया स्टेप नंबर 1। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे जो हमें Na2CO3 प्राप्त हुआ है, इसी को हमने क्या कहा था? निर्जल सोडियम कार्बोनेट, या इसी का नाम था सोडा क्षार या सोडा ऐश भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेप 2 में आते हैं। फिर स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है निर्जल, उसके साथ 10 जल के क्रिस्टलन अणु के साथ इसकी क्रिया करा देते हैं, तो हमको प्राप्त हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। इस प्रकार हमें यह कौन सा अंततः मिल गया? धावन सोडा, धावन सोडा। अगर शर्त लगा दे कि सोडियम क्लोराइड से प्राप्त करिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया और CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, तब बनेगा अमोनियम क्लोराइड। और क्या बनेगा? बेकिंग सोडा बनेगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। फिर आएंगे दूसरा स्टेप यह बन जाएगा, तीसरा स्टेप यह बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब आते हैं, बात करते हैं किसकी? बेकिंग सोडा की। तो देखिए, तो बात करेंगे हम लोग किसकी? बेकिंग सोडा की। देखिए बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है।
बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अलग क्यों है? क्योंकि बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो बेकिंग सोडा का जो अणुसूत्र है वह क्या है? NaHCO3। इसको अगर हम नाम दें तो क्या देख सकते हैं, बताइए इसका नाम क्या दे सकते हैं? तो यह हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, देखिए यह सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसकी निर्माण की। इसका निर्माण कैसे होता है? तो हमें किस 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 चीज की बात करनी है? एक बात करनी है निर्माण की, एक बात करनी है भौतिक गुणधर्म की, और एक बात करनी है रासायनिक गुणधर्म की, और तीसरी बात करनी है उपयोग की। तो हम सभी यह 3 चीजें देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं निर्माण की, कैसे इसका निर्माण होता है। याद रखिए क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा टूटता किसमें? अभी इसके पहले देखा था ना आपने कि बेकिंग सोडा कार्बोनेट में टूटा था, तो कार्बोनेट से ही बना है यह। तो किससे बना है? सोडियम कार्बोनेट से। तो सबसे पहले अभिक्रिया देखते हैं, फिर यहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, किस विलयन में? के जलीय विलयन में एक गैस प्रवाहित कर दीजिए, CO2 गैस। CO2 गैस प्रवाहित करने से आपका बनता है NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यह संतुलित, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो संतुलित हो जाएगा। तो कैसे प्राप्त हुआ है यह याद रखना है। तो किसके? सोडियम कार्बोनेट के किस विलयन में? जलीय विलयन में। देखिए जल है तो जलीय विलयन में क्या करने पर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। यह क्या बना है हमारे पास? बेकिंग सोडा। या इसे अगर आप रासायनिक नाम में बोलेंगे तो क्या आएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। आसान है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर। तो यहाँ पे एक लाइन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट के, या Na2 केमिस्ट्री के आप लोग छात्र हैं तो यह इस तरह से लिखें और अच्छा रहेगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कौन सी गैस? जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, यानी NaHCO3 का निर्माण होता है। आया समझ में? तो बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर NaHCO3 का निर्माण होता है। ठीक है, अब यह तो निर्माण की बात हो गई। अब हम बात करेंगे भौतिक गुणधर्म की। यहीं पर देख लेते हैं भौतिक गुणधर्म, फिर देख लेंगे रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म इसके क्या है? भौतिक गुणधर्म, तो सबसे पहले भौतिक गुणधर्म में जानेंगे कि यह एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। यह एक प्रकार का क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा इसका गुण है कि यह जल में विलेय है। जल में विलेय है। देख लीजिए भौतिक गुणधर्म में यह 2 जानने हैं आपको। यह एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है और जल में क्या है? विलेय है। और इसका कलर जो होता है यह सफेद होता है, यह भी लिख लेंगे। तीसरा है सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का। ठीक है, आई बात समझ में? क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विलेय है और रंग कैसा है? सफेद है। यह हो गए इसके भौतिक गुणधर्म। तो आप इसको उतार लीजिए, फिर हम रासायनिक गुणधर्मों की बात करते हैं। तो देखिए अब रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म आपको बता दिया गया है कि भिन्न भिन्न रासायनिक यौगिकों से क्रियाएं कैसे कोई यौगिक करता है, उसी को हम उसका रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। तो देखिए रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म में, इसी को गर्म कर लेते हैं। इसे क्या कर लेते हैं? गर्म कर लेते हैं। तो जैसे जिससे बना था उसी में टूट जाएगा। गर्म करेंगे तो जिससे बना था उसी में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो गर्म करने पर, किसको गर्म करने पर? बेकिंग सोडा को। तो आपको केवल इतना लिख देना, NaHCO3 को गर्म करने पर,
गर्म करने पर। आइए जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए NaHCO3 जब यहाँ पे गर्म किया जाएगा तो यह अपने भागों में टूट जाएगा, या भागों में टूट जाएगा, या यहाँ पे ना वियोजन अपक्रिया हो जाएगी, टूटने की अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको गर्म करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कौन सी गैस है, कार्बोनेट है तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे देखिए Na है तो Na इससे क्रिया करके बना लेगा सोडियम कार्बोनेट। पहले सबसे पहले तो यह बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इसी से बना था ना सोडियम कार्बोनेट। आपको याद हो तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, तो जलीय विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित करने से बना था, कौन सी गैस प्रवाहित करने से बना था, तो याद रखेंगे CO2 गैस प्रवाहित करने से बना था। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से क्या बना था, विरंजक चूर्ण। अगर मैंने वहां पे 2 ना लगाया हो तो लगा लीजिएगा, यहाँ पे संतुलित करते समय यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 आया, और यहाँ पे जब इसको गर्म किया गया है, ये तो संतुलित करने 2 आया, जब इसको गर्म किया गया है तो ये किस में टूटा है, सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2 गैस। आप केवल यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा, उसके बाद इसे लिखिएगा कि जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इसका मतलब यह इसका प्रयोग किस यंत्र में किया जा सकता है, किस में किया जा सकता है, तो आग बुझाने वाले यंत्र में। एक उपयोग यह भी इसका रहेगा, तो आगे देखेंगे। तो आपको याद रखना है कि गर्म करने पर, इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसको देख लीजिए दूसरा रासायनिक गुणधर्म क्या है, तो देखिए दूसरा जलीय अपघटन। जलीय अपघटन, तो जल में क्या होता है, जब इसे जल में डालते हैं देखिए NaHCO3, और इसको जब जल में डाला गया तो पहले जल अपने आयनों में टूट गया तो H+ और कौन सा आयन बना लिया, OH-, और इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, Na+ और HCO3, यह बाइकार्बोनेट आयन आपको पता है ना। और यह देखिए पहले बना लिया NaOH, क्या बना लिया, NaOH। NaOH क्या है, क्षारक है। और यह दोनों देखिए यहाँ पे आपको हमने बताया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले तो आप जल बना लीजिए, लेकिन यह खुद जल में है, तो यह दोनों मिलके एक अम्ल बना लेंगे जिसे हम कहेंगे कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बना लिए। और यह क्या प्राप्त हुआ है, क्षारक, क्या प्राप्त हुआ है, क्षारक। और इधर क्या प्राप्त हुआ है, अम्ल। तो यहाँ पे देखिए आपको क्षारक भी प्राप्त हो रहा है और क्या प्राप्त हो रहा है, अम्ल भी प्राप्त हो रहा है। कभी कभी पूछ देता है बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय की क्षारीय। देखिए जल में डालने पर दोनों बन रहा है, अम्ल और क्षारक दोनों, लेकिन प्रबल कौन है, प्रबल है क्षारक। और अम्ल कार्बोनिक एसिड दुर्बल अम्ल होता है, याद रखेंगे कार्बोनिक अम्ल कैसा होता है, दुर्बल। तो बताइए प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी इसकी क्षारीय। बेकिंग सोडा की अगर प्रकृति कोई पूछ दे तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। आई बात समझ में, बेकिंग सोडा की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, दूध के फटने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और एंटासिड के रूप में होता है, प्रति अम्ल के रूप में होता है। याद है ना, प्रति अम्ल क्या होता है, जब एसिडिटी बन जाती, कब्ज बन जाती है, उस समय HCl की मात्रा हमारे पेट में यानी आमाशय में बढ़ जाती है। उसको संतुलित करने के लिए हमें एंटासिड का प्रयोग करना होता है, यानी प्रति अम्ल, यानी अम्ल की मात्रा को संतुलित करने वाला प्रयोग करना होता है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, क्षारीय चीज चाहिए, और क्षारीय में हम बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके लिए आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी पढ़ा था, MgOH का होल ट्वाइस पढ़ा था। यहाँ पे देखिए यह क्षारक उत्पन्न हुआ है और यह अम्ल उत्पन्न हुआ है, तो हम इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं, एंटासिड के रूप में कर सकते हैं। और दूसरा जो है दूध के फटने के समय को बढ़ाने के लिए। दूध फटता क्यों है, क्योंकि उसमें अम्लीयता बढ़ने लगती है, खट्टापन आने लगता है, यानी उसमें अम्लीयता आ रही तो फट जाएगा। अगर उसको हम हल्का क्षारीय और बना दें तो क्षार से अम्ल तक आते आते उसे समय लगेगा, तो दूध के फटने का समय बढ़ जाएगा। तो यह उपयोग भी साथ में बता रहा हूँ, तो इसको देखिएगा। तो जलीय अपघटन में क्या हो गया, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वह जल से क्या हो जाता है, जब क्रिया करता है या इसका जब जलीय अपघटन होता है तो इसे हम क्या करते हैं, तो क्या बनता है, अम्ल और क्षारक दोनों बनते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों बनते हैं, लेकिन क्षारक प्रबल बनता है और अम्ल कौन सा बनता है, दुर्बल वाला। तो इसीलिए बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको पहले उतार लीजिए, फिर हम आते हैं तीसरे रासायनिक गुणधर्म पर। आइए अब देखते हैं तीसरा रासायनिक गुणधर्म, बेकिंग सोडा की अम्लों से क्रिया।
बेकिंग सोडा की अम्लों से क्रिया। आपका जो मन कहे वो अम्ल उठा लीजिए, हम लोग क्रिया करा लेते हैं। तो चलिए देखिए, हम ले लेते हैं जो हमको अच्छा लगता है अम्ल HCl, और इसकी क्रिया करानी है NaSCO3 से, NaSCO3 से। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, पहले तो आयनों में तोड़ लीजिए, H+ आयन और Cl- आयन, इसको तोड़िए, Na+ आयन और HCO3- आयन। अब आपको एक चीज याद रखनी है, अगर कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो हम बाद में उसे देखते हैं। पहले यहाँ देखिए NaCl बना लेगा, सबसे पहले क्या बना लेगा, NaCl। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ बच गया एक ठे हाइड्रोजन, एक ठे ऑक्सीजन, और यहाँ एक ठे हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, जल। अब कहेंगे कहाँ H2CO3 नहीं बनाया, क्योंकि ये पहले से जल में नहीं है, पहले से जल में नहीं है, यह अम्ल से क्रिया में किया है, अम्ल से क्रिया किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जल बन जाता है, ऑटोमेटिक क्या बनेगा, जल। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर कार्बोनेट है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनना तय है, ठीक है। तो यह Cl में से Cl निकला, यहाँ से Na निकला, दोनों क्रिया किए, NaCl बना लिया, और जो बचा बाकी वह H2O बना लिया और CO2 बना लिया। तो अब बताइए, बेकिंग सोडा की जब क्रिया अम्लों से कराई जाती है तो क्या क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो आप एक लाइन लिख के कि अम्लों से क्रिया कराने पर NaCl नहीं कहेंगे, हाँ NaCl ही कहेंगे। अब यहाँ पे NaCl की जगह हम अगर H2SO4 लेते हैं तो क्या बनता, सल्फेट लवण बनता। तो यहाँ पे केवल आप बोल सकते हैं लवण बनता है, और CO2 गैस और जल बनता है, ठीक है। तो इसको आप जान सकते हैं। अगर हम आखिरी एक और बात करें बेकिंग सोडा की रासायनिक गुणधर्म की, तो उसे बेकिंग सोडा की क्रिया देखिए, बेकिंग सोडा की क्रिया धातु लवणों से, अब यहां बताइए धातु लवणों से क्रिया कराएंगे तो धातु लवण कोई बताइए, CaCl2 प्लस, यह हो गया। और दूसरा हमें दूसरा किससे क्रिया करानी है, NaHCO3। अब इसका कैसे क्रिया कराएंगे, सबसे पहले तोड़ लीजिए, तोड़ने में आप लोग माहिर हो चुके होंगे। यहाँ पे +2, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो बन जाएगा सोडियम प्लस, और बाइकार्बोनेट अलग हो गया -1। तो सबसे पहले तो यह प्लस और माइनस आपस में भिड़ गए, और यह दोनों भिड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl। अब कैल्शियम बेचारा बचा हुआ, यह भी कुछ बनाना चाहता है, तो यहाँ से कार्बोनेट आयन निकल जाएगा और कैल्शियम के साथ कार्बोनेट बना लेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपको याद हो कार्बोनेट के सर पे -2 होती है संयोजकता, और यहाँ पे +2, दोनों बैलेंस्ड हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा CaCO3। तो यह देख लिया आपने। इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए कार्बोनेट है तो एक गैस पक्का निकलेगी, वह गैस कौन सी है, CO2। कौन सी गैस है, CO2। अब यहाँ का हाइड्रोजन बचा हुआ है और यहाँ का एक ऑक्सीजन, अगर यह 2 गुना करे होते हैं तब, 2 गुना किए होते हैं तब। अगर अब बात करें हम यहाँ पे तो एक चीज बन जाती है H2O। तो आप इसको संतुलित कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है संतुलित हो, नहीं होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, संतुलित करते समय यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यह संतुलित हो चुका होगा शायद, तो यहाँ पे देखिए Na कितना है 2 है, Cl कितना है 2 है, तो Cl यहाँ पे 2 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बोनेट देखिए यहाँ पे कार्बोनेट मत देखिए, कार्बन देखिए, कार्बन कितना है 2, तो कार्बन यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ 1 हो गया 2। तो अब बताइए इसके बाद ऑक्सीजन की बात, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 है और 2 5 है, 1 6, संतुलित हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए बेकिंग सोडा की जब क्रिया धातु लवणों से कराएंगे तो यहाँ पे देखिए यह क्रिया इस प्रकार से हुई है, आप लोग देख सकते हैं पूरा, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक आध उदाहरण और ले लिया जाए, तो देखिए एक उदाहरण और, इसका थोड़ा सा कठिन था, इसमें कई चीजें बन रही थी, तो एक उदाहरण और समझाते हैं। H2SO4 इस बार अम्ल ले लेते हैं, अम्ल नहीं लेना है आपको, लेना है लवण, धातु लवण। तो CaSO4, कैल्शियम सल्फेट ले लिया। अब क्रिया किससे करानी है आपको, बेकिंग सोडा से, NaH
CO3 NaHCO3 मिला लीजिए, बनाइए। सबसे पहले तो तोड़िए, Ca प्लस SO4 डबल माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा Na प्लस HCO3 और यहाँ पे इसके सर पे सिंगल माइनस, और यह दोनों भिड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, ये इसके पैर में जाएगा। पहले धन वाला लिखते हैं, याद है ना, तो Na2SO4 Na2SO4। अब कैल्शियम फिर भिड़ना चाहेगा तो कार्बोनेट से भिड़ेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट, हाई दूठ रट्टा मार लीजिए, H2O प्लस CO2। ठीक, कार्बोनेट, देखिए कार्बोनेट तो बनेगा ही, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो जल बनने के चांस पूरे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। आप हर रासायनिक गुणधर्म में एक अन्य उदाहरण भी अपने से लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा इसको और यहाँ तक अभी उतारिए, फिर आगे बढ़ें। अब आइए बात करते हैं बेकिंग सोडा के उपयोग के बारे में, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए, तो बेकिंग सोडा का हमको पढ़ना है उपयोग। सबसे पहला वही जो आपने पढ़ा था इसके पहले भी, ठीक है, क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था NaOH के लिए कहाँ किया जाता है, NaOH नहीं, ये धावन सोडा के लिए पढ़ा था, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और अभिकर्मक आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा, एक तरह का अभिकर्मक के रूप में ही कार्य करता है, अभिकर्मक के रूप में, अभिकारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, दूसरा प्रयोग, अब इसमें कार्बोनेट है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो किस में प्रयोग किया जाएगा बताइए, आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। ठीक, और इससे बताइए, जब हम जलीय अपघटन पढ़े थे तो इससे क्या बना था, इससे बना था क्षार और अम्ल, लेकिन प्रबल कौन था, क्षारक। कौन था प्रबल, क्षारक। तो इसलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, दूध के फटने के समय को बढ़ाने के लिए, दूध के फटने के समय को बढ़ाने के लिए। अब ये मत सोचिएगा कि दूध हमारा फट गया तो हम उसको सिल देंगे, तो कहाँ सुई लगाएंगे उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे दूध के फटने के समय को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, उसको क्षारीय और बनाना होगा। तो देखिए, जो दूध होता है, मान लेते हैं यहाँ पे हम दूध लिए हैं, इसका pH मान घटता है तो यह किस ओर भागेगा। अब देखिए, दूध जब समय बढ़ता है ना, समय के बढ़ने के साथ, समय जब बढ़ता है तो दूध में अम्लता धीरे धीरे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अम्लता धीरे धीरे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और इसी अम्लता को बढ़ने के, अम्लता बढ़ती है तो इसका मतलब pH मान घटता है, अम्लता बढ़ने का मतलब pH मान घटता है। पहले ये देखिए, समय बढ़ता है तो अम्लता बढ़ती है, अम्लता को मतलब यहाँ अम्लीयता से है, अम्लता बढ़ती है तो pH मान घटता है। अगर हम pH मान थोड़ा सा अप कर दें, अगर pH मान क्या कर दें, अप कर दें, बढ़ा दें, तो बढ़ाने के लिए हमें अम्लता को घटाना पड़ेगा, यानी किसे बढ़ाना पड़ेगा, क्षारीयता को, क्षारकता को क्या करना पड़ेगा, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। क्षारकता को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और pH मान को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना, यहाँ पे एक मिनट, pH मान को भी बढ़ाना पड़ेगा। और क्षारीयता बढ़ा देंगे जब, तो दूध के फटने का समय क्या हो जाएगा, समय बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से यह समझे, यह लाइन हटा देते हैं, भ्रामक हो जाती है, झारे। देखिए, समय क्या है, समय बढ़ता है तो अम्लीयता बढ़ती है और pH मान घटता है। तो यानी हमें अगर समय बढ़ने के साथ दूध को फटने नहीं देना है तो हम उसके pH मान को क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और जो ही pH मान बढ़ाएंगे तो क्षारीयता उसकी बढ़ जाएगी, और क्षारीयता बढ़ जाएगी तो अम्लीयता तक आते आते उसको समय लग जाएगा, और दूध के फटने का समय, हमें दूध के फटने में और समय लगेगा। इसलिए हम इसका प्रयोग, बेकिंग सोडा का प्रयोग दूध के फटने के समय को किसके लिए करते हैं, बढ़ाने के लिए करते हैं। और इसकी प्रकृति कैसी होती है यह बताइए, क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। तो हमें चाहिए प्रति अम्ल, क्या चाहिए, प्रति अम्ल। प्रति अम्ल का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं एंटासिड, एंटासिड। ठीक है, एंटासिड मतलब अम्ल का विरोधी। तो अम्ल का विरोधी क्षारक, अम्ल का विरोधी कौन है, क्षारक। एक चीज और याद रखेंगे, अम्ल क्षारक के प्रभाव को दूर करता है और क्षारक अम्ल के प्रभाव को दूर करता है। तो अम्ल के प्रभाव को दूर करने के लिए जो पेट में एसिडिटी बनी है, एसिडिटी मतलब एसिड से जो बनी है,
तो वह किससे दूर होगी? क्षारक से दूर होगी, यानी बेस से दूर होगी। तो प्रति अम्ल के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, तो पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए पेट की अम्लीयता यानी एसिडिटी दूर करने के लिए किस रूप में? प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? बेकिंग सोडा का। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, इसमें हो जाएगा एक चर्म रोगों के निदान में, चर्म रोगों के निदान में, ठीक है, चर्म रोगों के क्या हो गया? निदान में। तो और भी आपको अगर एग्जाम्पल चाहिए तो इतने तो बहुत है फिलहाल, अगर एक आध उदाहरण और ढूंढें तो कोई मिल सकता है। बेकिंग सोडा ये हो गया, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, दूध फटने के समय को बढ़ाने के लिए, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, प्रति अम्ल के रूप में, चर्म रोगों के निदान में, और एक हो सकता है वह जान लीजिए, वह हो जाएगा आपका, एक पहले ही बताया था बेकिंग पाउडर अलग होता है बेकिंग सोडा से, तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, बेकिंग पाउडर के निर्माण में। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर के बारे में जान लीजिए। बेकिंग पाउडर जो होता है यह इसी से मिल के बना होता है, कुछ अम्लीय पदार्थ मिलाए जाते हैं इसमें हल्का, और क्या करता है यह, और यह जो आपके छिद्र युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, हम इसके लिए बता रहे हैं बेकिंग पाउडर के लिए, छिद्र युक्त खाद्य पदार्थ बनाने में किए जाते हैं पदार्थ, जैसे कौन? जैसे आपका ब्रेड हो गया, केक हो गया, ठीक है, अन्य भी हैं कुछ। तो छिद्र युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे आपकी मिठाई जो बनती होगी तो उसको फुलाने के लिए जो होता है वो छिद्र युक्त होता है पहले, ताकि उसमें सीढ़ा भर सके। तो छिद्र युक्त खाद्य पदार्थ बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है किसका? बेकिंग पाउडर का। और बेकिंग पाउडर किससे बनाया जाता है? बेकिंग सोडा से। तो यह उपयोग देख लीजिए आप लोग। आइए अब देखते हैं यहां पे विरंजक चूर्ण। तो हमारा यहां तक हो चुका है, यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया है, यह भी खत्म और यह भी खत्म। अब आते हैं विरंजक चूर्ण पर। तो देखिए, विरंजक चूर्ण, ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो अणुसूत्र होता है वह होता है CaOCl2, या फिर अगर हम लिखना चाहें रासायनिक नाम तो हो जाएगा क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक चीज और बता दें कि जो ओरिजिनल में यह है, यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं है, बस सुविधा के लिए लिखा जाता है। क्या यह? तो यह एक मिश्रण है, दो चीजों का क्या है? मिश्रण है विरंजक चूर्ण, दो चीजों का मिश्रण है। किसका किसका? तो यहाँ पे मिले हैं इस मिश्रण में कौन कौन? तो पहला मिला है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, देख लीजिए इसको, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और दूसरा कौन मिला है? तो क्षारीय कैल्शियम क्लोराइड। क्षारीय कैल्शियम क्लोराइड, तो इसे क्या कैसे लिखते हैं क्षारीय कैल्शियम क्लोराइड को? तो CaCl2 इंटू CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यह है, अगर हम नाम लिख दें इसका, इसका नाम है कैल्शियम हाइपो क्लोराइड, और दूसरा यह क्या है? कैल्शियम क्षारीय कैल्शियम क्लोराइड।
इन दोनों को मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त होता है ना, उसी को कहते हैं विरंजक चूर्ण। तो किसके किसके मिश्रण को मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और क्षारीय कैल्शियम क्लोराइड को मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। लेकिन इसके मिश्रण से जो हमें मेन पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका मुख्य प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, जो इसके प्राप्त करने की निर्माण की विधि वह आसान है, बस यह याद रखने की जरूरत नहीं है आपको विरंजक चूर्ण के निर्माण की बात हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो हमको इसका निर्माण पढ़ना है। तो जो इसका निर्माण होता है, तो सबसे पहले निर्माण की बात करते हैं। आपको लेना शुष्क बुझा चूना। क्या लेना है? शुष्क बुझा चूना। तो शुष्क बुझे चूने में, शुष्क बुझे चूने में शुष्क बुझा चूना जो होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। शुष्क बुझे चूने में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर, Cl2 गैस, इसके पहले जो बताया उसको भूल जाइएगा, मिश्रण वाला आपको लिखना यही है। ठीक है, Cl2 गैस प्रवाहित करने पर, Cl2 गैस प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए आसानी से याद हो जाएगा। आप चाहे शुष्क बुझा चूना लिखिए या सीधे लिख दीजिए CaOH का होल ट्वाइस में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब देखिए अभिक्रिया कैसे कराएंगे? बिना अभिक्रिया के आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन होगा उसका उत्तर जो होगा वह पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए आपको लिखना होगा अभिक्रिया इसकी CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसमें क्या प्रवाहित करना है? Cl2 गैस। अब देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकाल लीजिए तो H2O बन जाएगा, 1 ऑक्सीजन बचेगा। तो यहाँ 1 ऑक्सीजन बचेगा तो इसे छोड़ दीजिए और यहाँ पे Cl2 अंत में लगा लीजिए। तो यह हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लस आपने यहाँ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन छोड़ा था तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे क्या? H2O, जल बन गया। क्या बन गया? जल। ठीक है, तो अब देखिए CaOH के होल ट्वाइस में जब Cl2 गैस प्रवाहित की गई है तो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड प्राप्त हुआ है। इसी को हम साधारण रूप में नाम देते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो देख लीजिए तो विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस यानी Cl2 गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? आपको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके भौतिक गुणधर्म होंगे, रासायनिक गुणधर्म होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक गुणधर्म क्या है। भौतिक गुणधर्म, सबसे पहले जानिए इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग। यह होता है हल्का पीला रंग, हल्का पीला। ठीक है, रंग देखिए आप लिखेंगे तो पूरी लाइन लिखेंगे, इसका रंग हल्का पीला होता है। ठीक है, हल्का पीला होता है। और कैसा? और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इससे क्लोरीन, इसमें क्लोरीन गैस है कि नहीं है? है, तो इससे क्लोरीन की गंध आती है। Cl2 की गंध आती है, इससे Cl2 की क्या आती है? गंध आती है। और बताइए, यह जो होता है जल में अल्प विलेय होता है, पूरा विलेय नहीं होता है, जल में अल्प विलेय होता है। आपने घर पे अगर देखी हो माड़ी जिसे कहते हैं, या फिर जिसे माड़ी या फिर कहते हैं रिवाइव, आपने देखा तो उसका अगर आप खोलेंगे उसका पैकेट तो हल्का पीला नजर आता है। ठीक है, और उसे सरफ अगर आप पानी पूरा घोलेंगे तो हल्का, वो घुलता भी नहीं पूरे तरीके से, नीचे कुछ बैठा रहता है। तो वह क्या है? जल में अल्प विलेय होता है और हल्का पीला होता है, हल्का पीलापन आपको नजर आता है। ठीक है, और क्या होता है? चूर्ण होता है। किस रूप में होता है? चूर्ण के रूप में होता है। फिलहाल इतना बहुत है। ठीक है, और आप बस इतना रहने दीजिए। हल्का पीला, Cl2 की गंध आती है, जल में अल्प विलेय होता है। और अगर लिखना चाहें तो एक चीज़ और लिख सकते हैं, यह चूर्ण अवस्था में होता है। ठीक है, तो चूर्ण अवस्था में होता है। तो यह भौतिक गुणधर्म हो गए और निर्माण हो गया। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म की। पहले इसको उतार लीजिए। आइए अब बात करते हैं विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुणधर्म की। देखिए आसान बहुत है। रासायनिक गुणधर्म किसका? विरंजक चूर्ण का। रासायनिक गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए सब।
तो सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म हम लिखेंगे गर्म जल से क्रिया। इसकी गर्म जल से क्रिया, किसकी गर्म जल से क्रिया? विरंजक चूर्ण की। गर्म जल से जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लाएंगे विरंजक चूर्ण CaOCl2। आपको मिश्रण नहीं लाना है, याद रखेंगे मिश्रण वाला जो अभी बताया ना उसको नहीं लाना, आपको हमेशा CaOCl2 ही लाना है और गर्म जल से क्रिया करानी है। किससे करानी है? गर्म जल से। तो सबसे पहले यह क्या बनेगा वह देखिए। अभी आपको हमने क्या लिखाया था, कैल्शियम, यहाँ पे आपको याद हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ शुष्क बुझा हुआ चूना में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर, Cl2 गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है, क्या बनता है? CaOCl2 और प्लस क्या बनता है? H2O। तो अब बताइए अगर इसी को गर्म करके क्रिया करा देंगे तो फिर से यही नहीं बन जाएगा? यही जो निर्माण इसका उल्टा हो गया। तो ठीक है, तो देखिए जब गर्म जल से क्रिया करेंगे, गर्म जल से क्रिया कराएंगे तो यह H2O जो है इसके साथ मिलके OH आयन बना के क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बना लेगा। यही का सेम उल्टा है, प्लस Cl2 गैस निकल जाएगी, खत्म। ठीक है, देखिए तो आप क्या लिखेंगे एक लाइन में, विरंजक चूर्ण की क्रिया गर्म जल से कराने पर, गर्म जल से कराने पर क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और Cl2 गैस मुक्त होती है। आप सीधे लिख देंगे गर्म जल से क्रिया कराने पर Cl2 गैस मुक्त होती है या Cl2 गैस उत्सर्जित होती, गैस निकलती, इसलिए इसका चिन्ह इस प्रकार से लगा दिया जाता है। तो किसका? पहला वाला तो एकदम बहुत आसान है, जो निर्माण पढ़े थे उसी का उल्टा कर देंगे तो आपका गर्म जल से क्रिया आ जाएगी, विरंजक चूर्ण का एक रासायनिक गुणधर्म तैयार। ठीक, दूसरा आप क्रिया करा दीजिए, आप इसको गर्म कर दीजिए। गर्म करने पर या उष्मा का प्रभाव, इस पर उष्मा का प्रभाव क्या होगा, तो आप सीधे लिख देंगे गर्म करने पर, विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर। आप जब किसी को गर्म करेंगे तो वह क्या होगा, आप बेचारा पहले तो छौछियाएगा, छौछियाने का मतलब समझते होंगे, ठीक है। तो आप जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे देखिए CaOCl2, यह गर्म करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से C और Ca और Cl2 मिलकर लवण बना लेंगे, तो बन जाएगा CaCl2 प्लस हाई बीचवा में से ऑक्सीजन गैस उड़ जाएगी तो क्या बनेगा, O2। अब देखिए यहाँ संतुलित नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन द्विभाग है और यहाँ एक है। ऑक्सीजन का एक परमाणु, यहाँ दो परमाणु है, यहाँ एक है, तो यहाँ पे दो लगा देंगे, संतुलित हो गया ऑक्सीजन, लेकिन यह बच गया घटबड़, तो यहाँ पे दो लगा देंगे तो बराबर हो जाएगा सबका। तो यह देखिए गर्म करने पर क्या होता है, जब विरंजक चूर्ण को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, या लिख सकते हैं विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, यहीं पे देख लेते हैं, तीसरा अलग से देख लेते हैं, इसको उतार लीजिए, अलग से देखते हैं। तीसरा रासायनिक गुणधर्म CO2 से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड किसी से क्रिया करेगा तो वह क्या बना लेगा, कार्बोनेट आयन बना लेगा, कार्बोनेट बन जाएगा किसी के साथ मिलकर। और अगर कार्बोनेट क्रिया में भाग लेता है तो वह क्रिया करने के बाद जो बनता है उसके साथ क्या होता है, उसके सासाथ तो आप बताएंगे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस त्याग देता है। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड खुद क्रिया करने आ रहा है, तो CaOCl2, तो अब यहाँ पे आएगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जब चलता है ना तो आरी बगली सभी लोग हट जाते हैं, सभी लोग बगल हो जाते हैं। तो अब देखिए ये चला आया यहाँ पे, तो कैल्शियम यहाँ पे हाई एक ऑक्सीजन इसका लेके तो कार्बोनेट बना लेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और आपको पता है कार्बोनेट के सर पे -2 होता है, कैल्शियम के सर पे +2 होता है, दोनों खत्म हो गए, क्या बन गया CaCO3, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पे अभी बचा हुआ कोई है, Cl2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे Cl2 उठा के लिख दीजिए, हो गया। देखिए बराबर भी होगा शायद, 3 ऑक्सीजन, 3 ही ऑक्सीजन, कैल्शियम 1 कार्बन 1 है, तो यहाँ पे आ गया CO2 से क्रिया कराने पर, CO2 से क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण की CO2 से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होती है, Cl2 गैस। और इस प्रकार जो Cl2 गैस प्राप्त होती है इसे हम प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। तो अगर कोई पूछे क्लोरीन, प्राप्य क्लोरीन क्या है, तो जब विरंजक चूर्ण की क्रिया CO2 से कराई जाती है तो जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है उसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। प्राप्य क्लोरीन एक जगह और प्राप्त होगी, उसकी भी बात करते हैं। देखिए जब तनु अम्लों की अधिक की मात्रा से कराई जाती है विरंजक चूर्ण की क्रिया, तो विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु अम्लों की
तनु अम्लों की आधिक्य मात्रा से क्रिया, आधिक्य मात्रा मतलब अधिक मात्रा से क्रिया। देखिए तनु अम्लों की आधिक्य मात्रा से क्रिया जब कराएंगे तो कोई आप तनु अम्ल उठा लीजिए, तो देखिए CaCO Cl2 + H2SO4 हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या मिल जाएगा, सबसे पहले इसको तो तोड़ लीजिए, यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम प्लस आयन हो जाएगा, एक बीच में ऑक्सीजन लिख लीजिए और यहाँ से क्या बन गया Cl-। अब यहाँ पे देखिए यह टूटेगा तो H प्लस मिल जाएगा और यह मिल जाएगा SO4 डबल माइनस, यह बना लेगा कैल्शियम सल्फेट। इसके सर पे +2, इसके सर पे +2 होता है, उसके सर पे -2, दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो क्या बनाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जहां भी दिखेंगे तो क्या बना लेंगे आप H2O और अंत में क्या बनेगा Cl। अब देखिए Cl अकेले है तो Cl2 बना लेगा, क्या बना लेगा Cl2। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, यह हो गया आपका, जब क्रिया कराए हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की किसके साथ, तनु अम्ल की आधिक्य मात्रा से, याद रखना है आधिक्य मात्रा लेनी है, अल्प मात्रा लेंगे ना तो यही क्रिया बदल जाती है विरंजक क्रिया के रूप में, ठीक है। और ठंडा अम्ल होगा तब, अभी उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले यह देख लीजिए तनु अम्लों की आधिक्य मात्रा से क्रिया किसकी, विरंजक चूर्ण की। तो हम कराए हैं, हमको सबसे पहले क्या मिला है, यहाँ एक मिल गया कैल्शियम सल्फेट, आप कोई भी हम ले सकते हैं या Cl भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यह बन गया CaSO4 और क्या बन गया H2O + Cl2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यह देख लिया और यहाँ से जो क्लोरीन प्राप्त हुई है इसे भी प्राप्य क्लोरीन कहा जाता है। तो अगर आपसे अब कोई पूछे प्राप्य क्लोरीन क्या है तो क्या लिखेंगे, जब विरंजक चूर्ण की क्रिया CO2 से या तनु अम्लों की आधिक्य मात्रा से कराई जाती है। विरंजक चूर्ण की क्रिया किससे CO2 से या तनु अम्लों की आधिक्य मात्रा से कराई जाती है। और तनु अम्लों में कौन अम्ल है आपका, कोई भी अम्ल हो, तनु अम्ल होना चाहिए लेकिन मात्रा क्या होनी, अधिक होनी चाहिए। तो जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है उसे प्राप्य क्लोरीन कहा जाता है। फिर सुन लीजिए CO2 की अगर विरंजक चूर्ण की क्रिया, जब विरंजक चूर्ण की क्रिया CO2 से या तनु अम्लों की अधिक मात्रा से कराई जाती है तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, इसी क्लोरीन गैस को प्राप्य क्लोरीन कहा जाता है, ठीक है। लिख लेंगे इसको। तो अगला देखते हैं हम लोग पांचवा, जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, विरंजक क्रिया। तो महा मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्रिया आने वाली है और वह है विरंजक चूर्ण के अंतर्गत, उसकी रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत। देखिए विरंजक क्रिया, विरंजक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यह बताएं आप लोग। विरंजक मतलब होता है, रंजक माने होता है रंग, विरंजक माने हो जाता है बिना रंग का करना। तो बताइए विरंजक का मतलब रंग उड़ाने वाली जो क्रिया होगी उसे कहेंगे। तो अब यह क्या करना है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं, थोड़ा सा है। तो देखिए ठंडे व तनु Cl अम्ल या H2SO4 अम्ल की क्रिया विरंजक चूर्ण से कराने पर की अल्प मात्रा की क्रिया, अम्ल की अल्प मात्रा की क्रिया विरंजक चूर्ण से कराने पर आप ठंडे याद रखें या ना रखें लेकिन तनु याद रखिएगा। कराने पर आपको पता है अम्ल दो प्रकार के होते हैं, तनु और सांद्र, या क्षारक भी तनु और सांद्र होते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको प्रबल और दुर्बल नहीं देखना है। तनु मतलब होता है जो गाढ़ा ना हो, जैसे सीढ़ा बना उसमें खूब पानी डाल दिए हैं तो वह क्या हो गया, तनु हो गया। लेकिन चीनी की अधिक मात्रा है और पानी कम मात्रा में है तो कैसा कहलाएगा, सांद्र कहलाएगा। तो क्रिया विरंजक चूर्ण से कराने पर हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है। हाइपोक्लोरस अम्ल का
निर्माण होता है, जो बाद में अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है। एक चीज यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, जैसे यहां पे H+ आयन लिखा, बड़ा ब्रैकेट लगा दिए तो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। लेकिन अगर यहीं पे कोई परमाणु लिख दिया गया अंदर आयन नहीं है तो इसे कहते हैं नवजात, क्या कहेंगे, बड़े ब्रैकेट में लिखा हो तो इसे कहेंगे नवजात ऑक्सीजन। आइए देखते हैं इसकी अब क्रियाओं को। देखिए सबसे पहले तो ठंडे व तनु Cl अम्ल या H2SO4 अम्ल की अल्प मात्रा की क्रिया विरंजक चूर्ण से कराने पर हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है, जो बाद में अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। और यही नवजात ऑक्सीजन जो होता है विरंजक का कार्य करता है। देखिए तो आप यहीं पे लिख सकते हैं यही नवजात ऑक्सीजन, यही नवजात ऑक्सीजन विरंजक का कार्य करता है, यानी रंग उड़ाने का कार्य करता है, जीवाणुनाशक का भी कार्य करता है, विरंजक का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए आप यह लिख सकते हैं विरंजक की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। फिर जब विरंजक यह रंग उड़ा देगा तो बाद में देखते हैं। सबसे पहले इसकी अब क्रिया देखिए, 3 स्टेप हुए हैं। पहले HCl या H2SO4 से क्रिया, फिर हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण हुआ है, तो फिर इससे अपघटित हुआ है, तो हाइपोक्लोरस से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन बना है। फिर यही नवजात ऑक्सीजन विरंजक की क्रिया कराएगा, विरंजक क्रिया में भाग लेगा। देखिए तो सबसे पहले क्या है, तनु HCl, सबसे पहले हम HCl अम्ल ही उठाते हैं, या किससे क्रिया करानी पहले ये उठाते हैं, CaOCl2 + HCl। अब देखिए आपको बड़ा अच्छा यह HCl याद रखिएगा, H2SO4 को भूल जाइए। आप आसानी से याद रखने के लिए हम यहाँ पे HCl उठाए हैं ताकि आसानी से याद रहे। हाई O इन्हीं के बीचों में जाके बैठ जाएगा, तो यहाँ पे बच गया क्या, पहले CaCl2, हाई O बीचों में चला गया तो कहाँ आ गया, HOCl। इसी को कहते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। आई बात समझ में, हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। अब यह हाइपोक्लोरस बाद में क्या हो जाएगा, अपघटित, तो HOCl जो है अपघटित हो जाएगा तो नवजात ऑक्सीजन देगा। अब बेचारा इसका ऑक्सीजन जो आया है फिर दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है यह नवजात ऑक्सीजन होता है, तो यह नवजात ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन। आई बात समझ में, नवजात ऑक्सीजन। और जो यही नवजात ऑक्सीजन है इसका कार्य करता है, विरंजक का कार्य करता है। तो नवजात ऑक्सीजन प्लस कोई रंगीन कपड़ा, अगर रंगीन पदार्थ है, कोई भी रंगीन पदार्थ है, ठीक है, तो उसे क्या बना देता है, रंगहीन बना देता है, रंगहीन बना देता है। आप एक लाइन नीचे लिख लेंगे कि किसी भी रंगीन पदार्थ को रंगहीन बनाने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विरंजक क्रिया कहलाती है। तो विरंजक चूड़ के किसी भी रंगीन पदार्थ को रंगहीन बनाने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विरंजक क्रिया कहलाती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विरंजक क्रिया क्या है, तो ठंडे, क्या है, ठंडे। अगर भूल जाते हैं ठंडे तो मत लिखिएगा, कोई बात नहीं है, यहाँ से याद रखना है, तनु से, तनु HCl अम्ल या H2SO4, यह भी तनु रहेगा, ठीक है, तनु HCl अम्ल या तनु H2SO4 अम्ल की अल्प मात्रा की क्रिया विरंजक चूर्ण से कराने पर, विरंजक चूर्ण की क्रिया करानी है, इससे करानी, केवल 2 अम्ल याद रखने, HCl और H2SO4 से कराने पर हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है। अब यही जो हाइपोक्लोरस अम्ल है यही अपघटित होकर क्या बनाता है, नवजात ऑक्सीजन। और यही नवजात ऑक्सीजन जो है यह रंगीन पदार्थ को रंगहीन बनाता है और जीवाणुनाशक का भी कार्य करता है। तो इसलिए आप देखेंगे जल शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाएगा, जीवाणु, जल में उपस्थित जीवाणुओं को मारने के लिए प्रयोग किया जाएगा विरंजक चूर्ण का प्रयोग। यह क्रिया उतार लीजिए और इस पर कम से कम 4.5 स्टार लगाइए, 5 मत लगाइए, 4.5 लगाइए, ठीक है। और 4.5 स्टार का यह सवाल है, यानी कि आने की संभावना बहुत है, तो इसको उतार लीजिए पहले। आइए अब देखते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए सबसे पहला उपयोग हो जाता है रंग, देखिए रंजक, विरंजक है तो रंग उड़ाने में, तो कपड़ों आदि का रंग उड़ाने में। सबसे पहले हेडिंग बना दे उपयोग,
सबसे पहला उपयोग हो जाएगा कपड़ों आदि का रंग उड़ाने में। दूसरा, जल शुद्धिकरण में। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप फिटकरी मत लगाइएगा, विरंजक चूर्ण को लगाइएगा। तो जल शुद्धिकरण में। तीसरा, जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन और बताइए। विरंजक चूर्ण का प्रयोग जो हो जाएगा, आपको ऊन जो होता है आपका, जो ठंडी वाला कपड़े अब आ रहे हैं ना, तो उनको सिकुड़ने से बचाने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? ऊनी कपड़ों को सिकुड़ने से बचाने के लिए ईजी में धोते हैं, तो ईजी में भी विरंजक चूर्ण होता है। तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, ठीक है, इतना तो बहुत है उपयोग। ठीक, और आप इतना उपयोग कर सकते हैं। तो आपके पास यह हैं 4। अगर एक और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक और, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको याद रखिएगा, इनका प्रयोग इन दोनों के लिए, और सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें यह वाला। ठीक है, जितना स्टार लगाएं कम है, 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में जरूर पूछा जाएगा। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़ों आदि का रंग उड़ाने में किया जाता है, जल शुद्धिकरण में किया जाता है, जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए किया जाता है, और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। तो इसको उतारिए। फिर हम लोग आते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पर। ठीक है, यानी इसी को कहते हैं POP। उतारिए पहले इसको। आइए अब बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि POP की। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग निर्माण। तो POP या फिर इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा ही हुआ है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, जहां H2O इंटू में लिखा हो ना, उसे हाइड्रेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रेट। आधा को हेमी पढ़ते हैं, 1 को मोनो पढ़ते हैं, और 2 को डाई पढ़ते हैं, 3 को ट्राई पढ़ते हैं, 4 को टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नोना, डेका, इसी प्रकार आगे पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो यह देखिए यहाँ पे जो है कैल्शियम सल्फेट, एक आता है आपका पदार्थ होता है जिप्सम। तो निर्माण सबसे पहले जानते हैं किससे होता है? जिप्सम से होता है। किससे होता है? जिप्सम से। तो जब जिप्सम और जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाए? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, या कह सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कई किताबों में 120 भी लिखता है, कई में 150 से 160 लिखता है। ठीक है, तो जो NCERT का डाटा है उसके अनुसार यहीं पे चलते हैं। 373 केल्विन पर गर्म करने पर POP प्राप्त होता है। POP प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो CaSO4 है इंटू हाफ 2H2O है। पहले जिप्सम लाया गया है, इसे 373 केल्विन पर गर्म किया गया है, और जब इसे गर्म किया गया है तब इससे 1.5 जल के अणु जो हैं गायब हो गए। 1/1 यानी CaSO4 और इंटू हाफ H2O बचा है, और 1.5 जल के अणु क्या हो गए हैं? मुक्त हो गए हैं। तो यानी 1.5 जल के अणु यहाँ लिख देंगे, हाफ 1/2 H2O, 1 होल नंबर 1/2 H2O। तो यहाँ देखिए इसी को हम क्या कहेंगे? POP। क्या कहेंगे? POP। और यह क्या था? जिप्सम। तो जिप्सम को जब गर्म किए हैं तब क्या हुआ है? POP का निर्माण। कितने केल्विन पर? 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका निर्माण हुआ। निर्माण बहुत आसान है, जिप्सम से होता है।
ठीक है। जिप्सम का अणुसूत्र यह देख लीजिए, CaSO4 × 2H2O, या फिर कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। यह क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आधा को हेमी पढ़ते हैं, एक को मोनो पढ़ते हैं, दो को डाई पढ़ते हैं, ठीक है। यह देख लीजिए। इसके बाद इसके भौतिक गुणधर्म की बात करें, भौतिक गुणधर्म, सबसे पहले तो यह रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है सफेद। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, सफेद रंग का, यहां देख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहला सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है। यह आपके घर में लगता होगा तो आपने देखा होगा, अगर यह जल में घुलता नहीं है, आप देखें तो जल में धीरे धीरे बैठ भी जाता है अगर कुछ देरी तक छोड़ दिया जाए। अगर किसी का हाथ टूटा हो आप में से, भगवान ना करे टूटा हो, तो अगर टूटा होगा तो आप देखेंगे जब वहाँ पे आप प्लास्टर चढ़वाने जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे एक तरल एक बाल्टी में रखा होता है, उसी में से निकाल के पहले घोलते हैं लोग, क्योंकि वो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है, तो घोलते हैं और घोलने के बाद उसको प्लास्टर लगाने के बाद उस पर गिराते हैं तो वह प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। और जल में क्या होता है? आविलेय होता है। जल में क्या होता है? आविलेय होता है। जल में आविलेय होता है। ठीक है, जल में आविलेय होता है। तो यह उतार लीजिए। फिर बात करते हैं रासायनिक गुणधर्मों की। आइए बात करते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म की। देखिए, दो रासायनिक गुणधर्म है, आसान है। रासायनिक गुणधर्म किसका? पीओपी का। चलिए, पीओपी का अब यहां पे बताइए। सबसे पहला जो गुणधर्म है ना, इसी को, जो पीओपी है आपको उसको गर्म करने पर, तो पीओपी को गर्म करने पर देखिए 373 केल्विन तक करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं आएगा। 373 से ज्यादा ज्यों ले जाएंगे उस पर प्रभाव आ जाएगा। तो लिखेंगे पीओपी को 373 केल्विन से ऊपर ताप पर गर्म करने पर निर्जल पीओपी प्राप्त होता है, जिसे आप मृत तापित प्लास्टर कहेंगे। मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। फिर समझिए, पीओपी को 373 केल्विन से ऊपर ताप पर गर्म करने पर क्या निर्जल पीओपी प्राप्त होता है, जिसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। अगर कोई कहे मृत तापित प्लास्टर क्या होता है, तो निर्जल पीओपी को मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है अभी, अब क्रिया के दौरान लिख देते हैं। तो सबसे पहले पीओपी लाना है CaSO4 × ½ और गर्म करना है इसे 373 केल्विन से ऊपर। तो ज़्यादा चाहिए ताप, 373 केल्विन से ज़्यादा। देखिए ज़्यादा का चिन्ह है, इससे ज़्यादा, तो यहाँ पे हो जाएगा CaSO4 अलग × अलग हो जाएगा। यह इंटू से प्लस हो जाएगा, यह अलग हो गया। यह जो कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हुआ है इसी को बोलते हैं मृत तापित प्लास्टर। आपने रहीम का दोहा सुना होगा ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो इसका देखिए, बिन पानी यह सब सून हो गया, ये मृत हो गया, मृत तापित प्लास्टर। पानी गया, यह सब खत्म, मृत तापित प्लास्टर। दूसरा इसका गुण क्या है? जल से क्रिया। अब बताइए एक चीज, आपके सामने कई गिलास पानी रखा है, आपको जितनी प्यास लगी है उतनी ही पानी पिएंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसको कितनों पानी डाल देंगे, जितने में इसको घुलना होगा ना उतना ही पानी अपने अंदर समाहित कर सकता है। किसको? जब हम इसको रखेंगे, जब हम क्या नाम है इसका, पीओपी को जल में रखेंगे तो यह जितने जल के अणु से क्रिया करनी होगी कर लेगा, और उसके बाद बाकी से क्रिया नहीं करेगा। और जब क्रिया कर लेगा ना तो क्या बना लेगा, जिससे यह उत्पन्न हुआ था जिप्सम बना लेगा। और जिप्सम बनाने के बाद जिप्सम में कितने जल के अणु होते हैं? 2, यानी इसमें आधा है तो 1.5 जल के अणु और क्रिया कर लेगा यह,
तो सीधे लिखते हैं जल से क्रिया, जल से क्रिया। तो यह जल के 1.5 अणुओं से केवल क्रिया करता है, तो जल के अणुओं से यह जल से क्रिया करके जिप्सम बना लेता है। यह जल से क्रिया करके, यह जल से क्रिया करके जिप्सम बना लेता है। और जिप्सम जो होता है ठोस रूप में होता है, जिप्सम बना लेता है, जिप्सम बना लेता है, जिसे पीओपी का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या कहते हैं? जमना कहते हैं, जमना कहते हैं। देख लीजिए, तो पीओपी का जमना क्या है? तो जो आपके पास पीओपी है CaSO4 है इंटू हाफ H2O है, इसी की जल के अणु से क्रिया कराइए। और कितने जल के अणु से करेगा यह क्रिया? 1 सही 1/2 H2O। अब यह 1.5 यहाँ पे आधा तो 2 हो जाएगा, यह बन जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। इसी को कहते हैं, फिर से क्या बन गया? यह है जिप्सम बन गया। क्या बन गया? जिप्सम। इसे कहते हैं पीओपी का जमना। देखिए दोनों रासायनिक गुणधर्म आसान है। पहले को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, जो जल का अणु है वह भी गायब, और जो मिलेगा उसे कहेंगे मृतापित प्लास्टर। इसके बाद जल से क्रिया कराएंगे, तो जल से क्रिया कराने पर यह केवल 1.5 जल के अणुओं को सोखता है और क्या बना लेता है? फिर से जिप्सम बना लेता है, फिर से अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करता है और क्या बना लेता है? जिप्सम। तो इसको उतारिए, फिर हम देखते हैं इसका उपयोग। तो आइए देखिए अब इसका उपयोग। तो इसका उपयोग क्या है? बचपन में आपने कई बार मूर्ति की उंगलियां तोड़कर चाक बनाकर लिखा होगा, तो उसके अंदर क्या वही है पीओपी जो चाक बनाकर आपने लिखा था। तो ठीक है, तो सबसे पहले मूर्तियां बनाने में, आपके घर पे जब मूर्तियां आती होंगी दीपावली में, तो वह अभी आएंगी भी, दीपावली का समय आने वाला है, तो उसमें जो मूर्तियां बनी हुई आती हैं ना, तो ज़्यादातर किसकी बनी आती हैं? इसी पीओपी की बनी आती हैं। ठीक है, और आपके घर में इस समय तो यह चलन है कि पीओपी कराने का। ठीक है, देखिए सबसे पहला उपयोग क्या हो गया? तो मूर्तियां बनाने में, मूर्तियां व खिलौने बनाने में, खिलौने भी आते हैं, खिलौने बनाने में। ठीक। दूसरा उपयोग दीवारों का अलंकरण करने में, दीवारों का अलंकरण करने में। यह क्या होता है? वही दीवारों पर जो पेंट आप डिजाइनें निकलवाते हैं पीओपी द्वारा, उसी को दीवारों का अलंकरण कराने में। तीसरा, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ते समय प्लास्टर चढ़ाने में। हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के बाद प्लास्टर चढ़ाने में, या जोड़ते समय प्लास्टर चढ़ाने में, जोड़ते समय प्लास्टर चढ़ाने में। और कोई एक आध उपयोग आप लोग बताइए। तो मूर्तियां, खिलौना, और यह हो गया। एक चीज और जान लीजिए, अग्निरोधक पदार्थ बनाने में, अग्निरोधक पदार्थ बनाने में, ऐसे पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है जिसमें आग ना लग सके। तो कौन कौन से हो गए आपके उपयोग? मूर्तियां व खिलौने बनाने में, दीवारों का अलंकरण कराने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ते समय प्लास्टर चढ़ाने में, और अग्निरोधक पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो यह हो गया पीओपी पूरा। एक आध दो हेडिंग और है, पहले इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं क्रिस्टलन जल और जल योजित लवण। जल योजित लवण व क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल। अब आपको सीधा सा पता है कि ऐसा लवण जिसमें जल युक्त हो, ठीक है, और उसी जो जल युक्त लवण होगा उसमें जो जल होगा उसे क्रिस्टलन जल कहेंगे। लेकिन परिभाषा क्या बनाए? देखिए,
तो जो कुछ यौगिक होते हैं, जैसे फिटकरी ले लीजिए, आपको उसमें लगता है जल है, लेकिन उसका अणुसूत्र याद करिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 K2 नहीं है K2 है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। 24H2O कितने जल के अणु हैं इसमें? 24 जल के अणु हैं। और इसमें अगर 24 जल के अणु हैं, लेकिन हम देखते हैं तो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो लेकिन फिर भी हैं उसमें। तो इस प्रकार के जो लवण आएंगे इन्हें कहते हैं जल योजित लवण। देखने में शुष्क लगेंगे, यानी इसमें कोई आपको जल की मात्रा नहीं दिखेगी, लेकिन होते जरूर है जल इसमें, तो हम कहेंगे जल योजित लवण है। और जो यह जल के अणु हैं इसे ही कहते हैं क्रिस्टलन जल। तो आइए देखते हैं परिभाषा क्या हो जाएगी। कुछ यौगिकों के क्रिस्टल माने एक टुकड़ा, कुछ यौगिकों के क्रिस्टल शुष्क दिखाई देते हैं, परंतु उसमें जल के अणु उपस्थित होते हैं। उन यौगिकों को क्या कहते हैं? जल योजित लवण कहते हैं। जल योजित लवण कहते हैं तथा उस जल को या उस जल के अणु को क्रिस्टलन जल कहते हैं। देख लीजिए, तो कुछ यौगिकों के क्रिस्टल शुष्क दिखाई देते हैं, परंतु उसमें जल के अणु उपस्थित होते हैं। उन यौगिकों को जल योजित लवण कहते हैं तथा उस जल को क्रिस्टलन जल कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा फिटकरी होता है। और क्या बनेगा इसका अणुसूत्र इसका बन जाएगा K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, इसका हो गया यह अणुसूत्र। अब इसके बाद देखिए दूसरा एक आप धावन सोडा पढ़े थे, अभी बीच में आया था धावन सोडा। इसका क्या होता है? इसका अणुसूत्र क्या होता है? Na2SO4 इंटू 10H2O। अरे एक मिनट, ये सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ठीक है, अब देखिए धावन सोडा हो गया यह क्या हो गया? धावन सोडा या फिटकरी। इसी प्रकार से कई और होते हैं, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। एक और चीज बताना है कि अभी आपने जब इसको वातावरण में रखा था, खुले वातावरण में धावन सोडा को याद हो, तो 9 जल के अणु गायब हो गए थे। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्फुलन क्या है? यहीं पे परिभाषा देखिए उत्फुलन की। तो यह उत्फुलन है। उत्फुलन क्या है? तो जल देखिए, जल योजित लवण जो होता है उनकी सतह से जब जल स्वतः गायब होने लगता है तो उसी प्रक्रिया को उसी प्रक्रिया को उत्फुलन कहते हैं। तो देखिए जल योजित लवण की सतह से जल के अणुओं का स्वतः उत्सर्जित हो जाना या मुक्त होना, स्वतः मुक्त होने की प्रक्रिया उत्फुलन कहलाती है। या गायब कर दे तो और अच्छा है, या ठीक है, उत्फुलन कहलाती है। ठीक है, देख लीजिए, जल योजित लवण की सतह से जल के अणुओं का स्वतः मुक्त होने की प्रक्रिया उत्फुलन कहलाती है। आया होगा समझ में? उतारिए जल्दी से। ठीक, आइए अब एक आध हेडिंग और बची हुई है, उसकी बात कर लेते हैं और समापन करते हैं इस चैप्टर का। जैसे एक बचा है अम्ल की क्षारकता और
कभी कभी सवाल पूछ देता है, बताइए इसमें अम्ल की क्षारकता कितनी होगी। तो देखिए बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन बनता है, अम्ल की क्षारकता, अंग्रेजी में बोलते हैं बेसिडिटी ऑफ एसिड, बेसिडिटी ऑफ एसिड। तो देखिए किसी अम्ल में प्रतिस्थापन योग्य माने हटाने योग्य, प्रतिस्थापन योग्य H+ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, ठीक है। देखिए अम्ल की क्षारकता क्या है, अम्ल की क्षारकता है किसी अम्ल में प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, यह इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे यह लिख सकते हैं किसी अम्ल में प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख देते हैं अम्ल में उपस्थित, अम्ल में प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। सीधी सी बात है, जितने हाइड्रोजन उतनी होगी अम्ल की क्षारकता। तो जैसे बात करें एग्जाम्पल में कि HCl अम्ल की क्षारकता क्या होगी, तो बताइए कै हाइड्रोजन है इसमें, एक, यानी कै हाइड्रोजन हट सकते थे, एक हाइड्रोजन हट सकता था, तो क्षारकता 1 हो गई। H2SO4 की क्षारकता बताइए, इसमें कै हाइड्रोजन हट सकते हैं, प्रतिस्थापन योग्य हैं 2। तो अम्ल में प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है, ठीक है। अब इसी प्रकार होता है क्षारक की अम्लीयता होती है। देखिए अम्ल की अम्लीयता नहीं होती है, अम्ल की क्षारकता होती है और क्षारक की अम्लीयता होती है, क्षारक की अम्लीयता, इसे कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। या नहीं कहेंगे कि क्षारक को एसिडिटी हो गई, कब्ज हो गई है। यहाँ पे क्या होता है, यह क्या होता है, तो अम्ल में प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे क्षारक में प्रतिस्थापन योग्य OH आयनों की संख्या, OH हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या, ठीक है। OH आयनों की संख्या, वहां पे भी कर सकते थे आयनों की संख्या। यहां पे जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या बन जाएगा, तो आप लिख सकते हैं NaOH क्षारक हो गया, NaOH क्षारक है तो इसकी अम्लीयता निकालेंगे, इसकी अम्लीयता कितनी आएगी बताइए, कै ठे OH है, एक ठे है तो 1 हो गया। इसी प्रकार आप ले लें AlOH का होल थ्राइस, यह भी एक क्षारक है, तो इसकी अम्लीयता क्या होगी, कै ठे हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड है तो कितना है 3। तो यह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक अन्य क्लास के साथ। धन्यवाद।